Welcome back, students. Today we are doing the fifth part of the lesson Rise of Company Power, History section, class 8. As you know, this lesson is very lengthy. That's why we have done 4 videos till now. This is the fifth, and I guess fifth or sixth. I'm not sure about it, but this would be the last video, I guess. We'll try to cover the whole lesson in this video. So before further delay, let's get started. The doctrine of lapse. This is the annexation policy. ये एक तरह की नीति पॉलिसी जिसके थ्रू जो है प्रोविंसेस को मिलाया जाता है आपस में. तो ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इसका यूज़ किया, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, और बाकी की इंडियन प्रोविंसेस पे अपना कब्जा जमाने के लिए या उनको पाने के लिए, वो इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी में हम डिस्कस करेंगे. इट वाज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हु अप्लाइड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स फॉर द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स. भारतीय राज्यों को अपने उसमें अपने क्या कहेंगे, भारतीय राज्यों को अपने में शामिल करने, यानी ब्रिटिशर्स के अंडर रूल में लाने के लिए जो है लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया. अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, इफ़ द रूलर ऑफ एनी डिपेंडेंट स्टेट डाइड विदाउट अ लेजिटिमेट हायर. इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई भी डिपेंडेंट मीन्स द स्टेट विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिशर्स. जो ब्रिटिशर्स पे कोई भी स्टेट अगर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, पॉलिटिकली या एडमिनिस्ट्रेटिव वे में, तो बिना, अगर वो मर जाता है बिना किसी लेगिटिमेट होता है, ये अपोजिट, गैर कानूनी का अपोजिट होता है, यानी कानूनी तरीके से या एक नॉर्मल तरीके से अगर कोई रूलर मर जाता है किसी स्टेट का, तो उसको जो है गद्दी से हटा करके मिला लिया जाता है ब्रिटिश राज के अंडर टू द थ्रोन. देन हिज स्टेट वुड डायरेक्टली बी एनेक्सेस टू लैप्स टू ब्रिटिश एम्पायर. यदि कोई भी स्टेट है, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में अगर हम समझे, कोई भी स्टेट है जो ब्रिटिशर्स के अंडर है या ब्रिटिशर्स की हेल्प से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, उसका रूलर या उसका किंग या जो कुछ भी है, वो अगर मर जाता है बिना किसी वैलिड रीज़न के या कहीं किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसका जो राज्य होगा, उसका जो प्रोविंस होगा, स्टेट होगा, वो डायरेक्टली मिल जाएगा ब्रिटिशर्स के अंडर, ब्रिटिश एम्पायर में. एन एडॉप्टेड सन वॉज एंटाइटल टू यूज़ द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड रूलर. अब जो है एडॉप्टेड सन वॉज एंटाइटल, अब जो उनका जो पुत्र होगा उसको ही उसकी प्रॉपर्टी पे अधिकार हो जाएगा, बट नॉट हिज रॉयल स्टेटस. सिर्फ प्रॉपर्टी मिलेगी लेकिन उसको राजा बनने का अधिकार नहीं मिलेगा. द ब्रिटिश एनेक्सेस्ड द स्टेट्स ऑफ सतारा, महाराष्ट्र में है, जैतपुर, संभलपुर, बागत, उदयपुर राजस्थान, झांसी एंड नागपुर अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. अब क्वेश्चन अगर ये बने कि किन किन स्टेट्स को जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के थ्रू जो है ब्रिटिशर्स ने अपने ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड किया, तो ये आ जाएंगे हमारे स्टेट्स के नाम. और किसने स्टार्ट किया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? लॉर्ड डलहौजी ने. क्या होता है इसमें, इस पॉलिसी में ये होता है, यदि कोई भी रूलर, कोई भी किंग अगर बिना किसी लेजिटिमेट या किसी भी कानूनी या गैर कानूनी तरीके से जो है अगर वो मर जाता है, तो उसका जो राज्य होगा वो ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा. Dalhousie also annexed the state of Oudh by justifying that this would free its people from misrule and misgovernance. तो स्टेट ऑफ ऊद जो है उसको भी मिला लिया गया, ये जस्टिफिकेशन देते हुए, ये तर्क देते हुए कि उनको जो है फ्री कर दिया जाएगा मिसरूल एंड मिस गवर्नेंस से. यानी कोई भी ऐसा रूलर, ऐसे स्टेट जिसका रूलिंग जो है ठीक तरीके से नहीं हो रही है, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रही है, या गवर्नेंस अच्छी नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसको भी जो है लॉर्ड डलहौजी के अकॉर्डिंग, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड कर लिया जाएगा. तो ये था लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन, एक पॉलिसी. नेक्स्ट अब इसमें है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. ब्रिटिशर्स के अंडर किस तरह का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, प्रशासनिक प्रोविज़न कैसे होते थे. इन ऑर्डर टू
ascertain their command over the newly acquired territories। नई जो टेरिटरीज एक्वायर की ब्रिटिशर्स ने, उन पे कमांड पाने के लिए जो है इट वाज नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश टू इवॉल्व एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बहुत ही ज़रूरी था अपनी नई टेरिटरीज पे कंट्रोल करने के लिए, कमांड लाने के लिए ब्रिटिशर्स को, कि वो एक नई पॉलिसी या एक सिस्टम को इवॉल्व करें, जनरेट करें या बनाएं, जिससे कि एक एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बन सके, एक अनुकूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की एक अच्छी प्रक्रिया या सुविधा को जो है बनाया जा सके। लॉर्ड क्लाइव हैड इंट्रोड्यूस्ड द डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। लॉर्ड क्लाइव जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, शुरुआत की डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि एक किसी स्टेट के दो एडमिनिस्ट्रेशन होंगे बंगाल में, बट इट डिड नॉट यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इस तरह के डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ने जो ब्रिटिशर्स की जो इच्छा थी उसको फुलफ़िल नहीं किया, डिज़ायर्स को यील्ड नहीं किया, फुलफ़िल नहीं किया, बढ़ोतरी नहीं की ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स एबॉलिश्ड द डुअल सिस्टम इन 1772। क्वेश्चन दोबारा से बन गया है कि हु एबॉलिश्ड द डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो आंसर विल बी वॉरेन हेस्टिंग। द ब्रिटिश टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू 3 प्रेसिडेंसीज। ब्रिटिश टेरिटरीज को 3 प्रेसिडेंसीज में जो है डिवाइड किया गया, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। द गवर्नर जनरल वाज टू बी सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस तरह के 3 प्रेसिडेंसीज को जो मिला दिया गया है, उसका गवर्नर, उसका हेड कौन होगा? गवर्नर जनरल उसका हेड होगा, सुप्रीम हेड होगा किसका? एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी उसका प्रशासन चलाने के लिए उस 3 प्रेसिडेंसीज को जो मिला के नया जो स्टेट बना, उसका प्रशासन चलाने का राइट पूरा होगा गवर्नर जनरल को। द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। इस तरह से जो प्रोविंसेस थे, जो रियासतें थी, उनको बाद में डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिलों में। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज अंडर अ कलेक्टर। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होता था। It was his duty to maintain peace, law and order to his district. सो ये कलेक्टर वाली जो पोजीशन होती है, अगर एट प्रेजेंट हम बात करते हैं, जितने भी हमारे IAS ऑफिसर होते हैं, IAS ऑफिसर या कहें DM, IAS ऑफिसर को ही DM प्रमोट करके एक पोजीशन दी जाती है, उसी का काम होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। तो इस तरह से कलेक्टर होता था उस टाइम पे, एंड कलेक्ट रेवेन्यूज़ एंड वेरियस टैक्सेस। और दूसरा काम होता था जितने भी कर हैं, रेवेन्यूज़ हैं, उनको इकट्ठे करना, टैक्सेस को इकट्ठे करना, कलेक्ट करना। ही परफॉर्म दीज फंक्शन विद द हेल्प ऑफ जजेस। और किसकी हेल्प से करते थे ये कार्य? सभी जजेस की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर एंड लोकल दरोगाज। तो ये दरोगा वर्ड पुराने टाइम से ही है, पुलिस वालों के लिए यूज़ होता है, ऑफिसर्स के लिए। तो इनकी हेल्प से कलेक्शन का काम करते थे। कलेक्टर हर डिस्ट्रिक्ट के होते थे और जिनका काम होता था रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करना, यानी जो पैसा मिलता है टैक्स के रूप में उसको रेवेन्यू कहा जाता है। अब है नेक्स्ट हमारा इसमें रेगुलेटिंग एक्ट्स। एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्ट्स जो है ब्रिटिशर्स लेकर आए। हर एक एक्ट के बारे में डिटेल में दिया गया है, वो पढ़ लेते हैं। पहला है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इन 1773 द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडिया में एक्ट लागू हुआ, लेकिन पास कहाँ पे हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मेन उसका उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट किस तरह से करना है, किस तरह से इंडिया में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी। इट्स मेन फीचर्स वर, क्या क्या फीचर्स थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, पॉइंट्स में दिए गए हैं, बहुत ईजी हैं। द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, उसमें बताया गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो होगा वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। अ काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वाज कंस्टिट्यूटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। एक काउंसिल बनाई जाएगी, एक परिषद बनाएगी जिसमें 4 मेंबर होंगे और वो असिस्ट करेंगे गवर्नर जनरल को। असिस्ट करना, किसी तरह की सहायता देना। ऑल डिसीजंस वर टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी ऑफ वोट्स। सभी डिसीजन जो है किस बेसिस पे लिए जाएंगे, किस आधार पर? मेजोरिटी ऑफ वोट्स, जितने ज़्यादा वोट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग। अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता।
सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कहाँ पे? कलकत्ता में। इट कंप्राइज द चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। आज भी यही होता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अभी दिल्ली में शिफ्ट हो गया है। इट वॉज स्ट्रिक्टली लेड डाउन दैट नो ऑफिसर ऑफ द कंपनी वुड एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ ब्राइब एंड गिफ्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये बहुत ही सख्त तरीके से बताया गया कि कोई भी ऑफिसर कंपनी का वो ना तो कोई घूस लेगा, ब्राइब या गिफ्ट लेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से। नेक्स्ट है डिमेरिट्स ऑफ द एक्ट। क्या इसके डिमेरिट्स थे? द गवर्नर जनरल हैड एन अपर हैंड इन ऑल द डिसीजंस बट कुड नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हिज काउंसिल। गवर्नर जनरल को हक तो था, सारा अधिकार था डिसीजंस लेने का, लेकिन अपनी काउंसिल पे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल था। While the Supreme Court administrated the English law, the other courts gave judgment in the accordance with already existing law. सुप्रीम कोर्ट अपने एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग, जो ब्रिटिशर्स का जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग लेते थे, जबकि बाकी जजमेंट, बाकी अदर कोर्ट्स में जो जजमेंट होती थी वो जो अकॉर्डिंग वहाँ पे उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, कानून जो मौजूद थे उस टाइम पे, उनके अकॉर्डिंग होती थी। द गवर्नर जनरल कुड नॉट एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर देयर प्रेसिडेंसीज। गवर्नर जनरल क्या नहीं कर पाया? अपना स्वामित्व या अथॉरिटी नहीं बना पाया अपनी प्रेसिडेंसीज पे, जितनी भी उस टाइम पे प्रेसिडेंसीज होती थी। प्रेसिडेंसी होता है रूलिंग एरिया, जिस क्षेत्र में अधिकार है। नेक्स्ट है द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बाय दिस एक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3। 4 थे, एक चीफ, उनका चीफ जस्टिस था, बाकी 3 थे, तो इस तरह से एक घटा करके जो है 3 कर दिए गए। द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे मद्रास वर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। A board of control was set up in London to look after the civil, military, revenue affairs of the company. एक बोर्ड बनाया गया लंदन में जो सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स को देखेगा कंपनी के। नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं हमारे चार्टर एक्ट। ये थे हमारे रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट है हमारे चार्टर एक्ट्स। A series of charter acts were introduced by British for effective administration and stabilizing their control. एक अच्छे प्रशासन के लिए और उसको स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिर बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपने रूल को इंडिया में चार्टर एक्ट्स लाए गए। द इम्पोर्टेंट एक्ट्स अमंग देम वर एज फॉलोज। द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 का चार्टर एक्ट। गवर्नर जनरल वॉज गिवन द पावर टू द ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई कि वो अपने काउंसिल के डिसीजंस को भी ओवरराइड कर सकता है। A vice president was to be appointed by the governor general in case of his absence from the council. वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाएगा अगर गवर्नर जनरल एब्सेंस हो तो। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वर नाउ बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज़। अब कंपनी के जो मेंबर्स होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनकी पेमेंट किसके थ्रू होगी, उनकी सैलरी कैसे दी जाएगी? जो इंडिया में रेवेन्यू जनरेट होगा, कलेक्ट किया जाएगा उससे। नेक्स्ट है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया केम टू एन एंड। कंपनी की जो एकाधिकार था, मोनोपोली थी कि उसी का अधिकार है पूरे इंडिया पे बिजनेस में, ट्रेड में, वो उसका एंड हो गया। थस ट्रेड इन इंडिया वाज नाउ ओपन फॉर ऑल इंग्लिशमैन। पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट था ट्रेड करने का, लेकिन बाद में अब जो है ये ओपन फॉर ऑल हो गया, इंग्लिश लोगों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। द कंपनी स्टिल एन्जॉयड मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। कंपनी फिर भी इंजॉय कर रही थी मोनोपोली, एकाधिकार, किसके साथ? चाइना के साथ जो ट्रेड होता था टी का, चाय का जो व्यापार होता था उसमें। अ सम ऑफ रेट 1 लाख was to be spent annually on revival of Indian literature। 1 लाख रुपये दिए जाते थे रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर, जो भारतीय साहित्य है उसके रिवाइवल के लिए, यानी उसको दोबारा से बनाने के लिए। एंड प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, और प्रमोशन कि भाई साइंटिफिक नॉलेज जो है होनी चाहिए। फिर आया था चार्टर एक्ट 1833 का। द कंपनी लॉस्ट मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना। चाइना के साथ मोनोपोली ये भी खो दी कंपनी ने। द एक्ट पेव्ड वे फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी बाय यूरोपियंस इन इंडिया। और एक्ट ने ये छूट दे दी कि भाई वो इंडिया में जो है एक्विजिशन लैंड को एक्वायर कर सकते हैं यूरोपियंस।
बॉम्बे, बंगाल, मद्रास वर प्लेस्ड अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उस पर पूरा कंट्रोल आ गया गवर्नर जनरल का। द फोर्थ मेंबर कॉल्ड द लॉ मेंबर वॉज एडेड टू द गवर्नर जनरल्स काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पजेज। चौथे मेंबर को लेजिस्लेटिव पर्पजेज के लिए ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट है फिर लास्ट चार्टर एक्ट, फोर्थ, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। द लॉ मेंबर वॉज मेड अ फुल फ्लेज्ड मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। एक लॉ मेंबर को, कानून के जानकार को बना दिया गया फुल फ्लेज्ड मेंबर। द गवर्नर जनरल कुड अपॉइंट 2 more मेंबर और टू द काउंसिल व्हेन एवर रिक्वायर्ड। गवर्नर जनरल को ये राइट दे दिया गया कि वो 2 और मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है जब भी ज़रूरत पड़े। द काउंसिल वॉज टू एक्सरसाइज इट्स फंक्शन ऑन द लाइन ड्रॉन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। काउंसिल को जो है अपने फंक्शंस को करने के लिए एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, लाइंस ड्रॉन बाय, कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दिशा निर्देश दे दिए, बता दिए कि इस तरह से कार्य होगा, वही काउंसिल का काम होता था। काउंसिल एक्सरसाइज करेगी उन फंक्शंस को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बताए हैं, लाइंस ड्रॉ किए। तो ये चार्टर एक्ट के बारे में हो गया। अब हमारा इस लेसन में रहता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा कवर। ऑलरेडी वीडियो लेंदी हो चुकी है, फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है।